अस्सलाम वालेकुम। इवेपोरेशन को पढ़ रहे थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन। लास्ट टाइम हमने कहा था ये 3 फैक्टर इवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया किस तरह इवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट करता है, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सरफेस एरिया से क्या मुराद है, मैं एक सिंपल सी चांद एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि सरफेस एरिया किस तरह इवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट करता है। देखो कपड़े घर में धोते हैं ना, कपड़े धोने के बाद अगर उस तरह मरोड़ के उसको वैसे का वैसा रख दें, इधर हम मरोड़ के रख दें और एक कपड़े को ले के आप उसको फैला के तार के ऊपर डाल दो। आप जब देखो तार के ऊपर फैला के डालोगे ना, तब सरफेस एरिया है इतना। सरफेस एरिया होता है जो चीज़ आपको सामने से नज़र आ रही है, जितना हिस्सा आपको सामने से नज़र आ रहा है, और आप सरफेस एरिया है इतना। अब सरफेस एरिया कम और यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा। अच्छा, अब इन दोनों सिचुएशन में से किस सिचुएशन में कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे? तार पे फैला के डालने पे, तार पे फैला के डालने पे। अगर आप इस तरह रख दो बेशक जितनी मर्जी गर्मी हो वो भी खुश्क होते होते 1-2 दिन लगा देगा, क्योंकि बाहर से शायद खुश्क हो जाए लेकिन अंदर से खुश्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप तार पे फैला के डाल देते हो तो जल्दी खुश्क हो जाएगा। सही है। अब यही बात हमने यहाँ पे लिखी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। जब इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी वो जल्दी खुश्क हो जाएगा। सही। इसी तरह एक और भी एग्जांपल दे रहा है, कहता है आप ना देखो घर में अगर चाय वगैरह बनी और आपने पी के आनी हो, चाहे वो गर्म, आप कप में डाल के पीते हो या फिर किसी बड़े वाले खुले बर्तन में डाल के उसको हिला के फिर डाल के, आप क्या करते हो कि बड़े वाले बर्तन में डाल के उसको थोड़ा घुमाते हो फिर डाल के पी के आ जाते हो। सही है। अब क्या हुआ, वहाँ पे आपको शायद पता हो या ना हो, जो बड़े वाला बर्तन होगा उसका सरफेस एरिया है ज़्यादा, कप का सरफेस एरिया है कम। कप का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया था ये ऊपर वाली चीज़, यहाँ पे ऊपर वाली चाय क्या है ज़्यादा, जिसकी वजह यहाँ पे जल्दी चाय ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे देर से होती है। सही है। तो ये भी याद रखिएगा। अब सरफेस एरिया और इवेपोरेशन आपस में इनका रिलेशनशिप देखा जाए तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशनशिप में, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। भाई यही बात हमने लिखनी है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का रेट क्या होता है जी? इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड with the increase or with the increase of surface area, surface area and vice versa। अच्छा, एक वर्ड वाइस वर्सा लिखा है, वाइस वर्सा, इसका मतलब होता है बिल्कुल इसका उल्ट, वर्सा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन का रेट है, बुखारात बनने की स्पीड जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? सरफेस एरिया के। अब आपकी बुक वाला पता है क्या एग्जांपल दे रहा है? एक कप की एग्जांपल दे रहा है, एक सॉसर वर्ड यूज़ करेगा। सॉसर पता है कौन सी चीज़ होती है? वो ट्रे जो जिसके ऊपर हम अमूमन कप को रख रहे होते हैं। सही है। अब कहते हैं अगर आप चाय को जल्दी खुश कर ठंडी करना चाहते हो तो आप कप की बजाय सॉसर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ज़्यादा ठंडक होगी, वैसे ये सॉसर में चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी जबकि कप में थोड़ी देर से ठंडी होगी। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। ये एग्जांपल दे रहा है। और आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में आपको पता है घर में कब बारिश वगैरह हो ना और फर्श में कोई थोड़ा बहुत खड्डा वगैरह हो घर में, फर्श के अंदर वहाँ थोड़ा पानी खड़ा हो जाए तो घर वाले क्या करते हैं, वो झाड़ू वगैरह लेके उसको फैला देते हैं फर्श के ऊपर। अब वैसे जो थोड़ा सा गड्ढा सा होगा ना उसको खुश्क हो जाएगा, उसको खुश्क होने के लिए शायद 1 दिन लग जाए, लेकिन फैलाने के बाद 1 घंटे में खुश्क हो जाता है। क्या हुआ, पहले सरफेस एरिया वो थोड़ा सा होता है, लेकिन जैसे झाड़ू वगैरह लेके फैलाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है और जल्दी वो खुश्क हो जाता है चीज़। सही है। तो saucer is used to cool the tea quickly या फास्टली भी कह सकते हो,
इंस्टेड ऑफ कप, इंस्टेड ऑफ कप, कप की बजाय, बिकॉज, इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ कप, जो कप का सरफेस एरिया इज स्मॉल, ये छोटा होता है, एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज लार्ज, और सॉसर का सरफेस एरिया बड़ा होता है। मुझे नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर, फैक्टर नंबर 2 है टेम्परेचर, दर्जा हरारत। आपको इस चीज़ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। देखो, मैं गर्मियों में कुछ चीज़ खुश करने की रखता हूँ, कपड़े वगैरह, सही है। एक साइड में कहता है ये सर्दियों में रख दिए कपड़ा खुश्क होने के लिए। अब टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस मौसम में कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं? गर्मियों में, सही है। गर्मियों में कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर है हाई, और हाई टेम्परेचर पे बुखारात ज़्यादा बनेंगे। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मॉलिक्यूल को एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, और जिनकी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है वो एवपोरेट हो जाते हैं, सही है। सेम बात हमने यहाँ पे लिखनी है, एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवपोरेशन इज हाई एंड वाइस वर्सा। अगर लो टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ एवपोरेशन भी लो होगा। हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ एवपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा दर्जा हरारत पर क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा दर्जा हरारत पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो रेट है इवेपोरेशन का ये क्या होगा, इज हाई, ये ज़्यादा होगा, इज हाई, एंड एट लो टेम्परेचर, और कम दर्जा हरारत पर, एट लो टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो, सही है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ ना, तो बच्चे एग्जांपल चेक कीजिएगा। मैं क्लॉथ वाली दे देता हूँ। तो ये क्लॉथ जो कपड़े हैं ये गर्मियों में जल्दी खुश्क हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, जबकि सर्दियों में जल्दी खुश्क नहीं होते। गर्मियों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर विंटर के समर, सही। गर्मियों के लिए समर यूज़ करेंगे, और सॉरी गर्मियों के लिए समर और सर्दियों के लिए विंटर। क्लॉथ्स या वेट क्लॉथ, जो गीले कपड़े होते हैं ना, वेट क्लॉथ्स ड्राइड क्विकली इन समर सीजन, देन द विंटर सीजन, जो कपड़े गीले कपड़े होते हैं ना वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं गर्मियों में एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के हवाले से अगर देखा जाए। इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज इसकी रीज़न ये है कि गर्मियों में दर्जा हरारत होता है ज़्यादा, बिकॉज टेम्परेचर इन समर सीजन इज़ हाई, टेम्परेचर इन समर सीजन, सीज़न कहते हैं मौसम को, सीज़न इज़ हाई, बस गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर हाई होगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाली चीज़ है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अच्छा, कल हमने एक चीज़ कही थी, ज़रा गौर कीजिएगा। हमने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये इस तरह एक दूसरे को खींचे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, सही है।
तो यहाँ पे हमारे पास आ गए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। सही, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स डाल लेते हैं। ये भी क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। मैं 2 सिचुएशन बनाऊँगा। सही, यहाँ पे भी ये खींच रहे हैं, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वीकर, लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या हैं, स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनके दरमियान में स्ट्रॉन्गर हैं, और यहाँ पे थी हमारे पास वीकर। अब देखो यहाँ बिल्कुल कमज़ोर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यहाँ पे क्या है, ताकतवर। अब मेरी बात सुन लेना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है स्ट्रॉन्गर, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीकर है। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल ने यहाँ से निकल के बाहर जाना है, और यहाँ से इस मॉलिक्यूल ने ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को तोड़ना और बाहर जाना है। अब खुद सोच के बताइएगा किस जगह से मॉलिक्यूल के लिए निकलना आसान होगा, स्ट्रॉन्गर वाली जगह से या वीकर वाली जगह से? कमज़ोर, जहाँ पे यानी कि बिल्कुल कमज़ोरी से पकड़ा होगा, वहाँ से मॉलिक्यूल के लिए छुड़वा के जाना आसान है। आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़ेगा और चला जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यही समझ लो कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पकड़ा हुआ है, 1-2 बच्चे हैं, तो ये मैं पहले कहता हूँ ये हमारे पास 2 बच्चे हैं, इस बच्चे ने इस बच्चे को पकड़ा हुआ है, तो ये अब ये मैं सपोज कर लो ये कमज़ोर बच्चा है थोड़ा सा, लेकिन अगर यही काम मैं क्या करूँ, एक ताकतवर बच्चा लेके और वही ये काम करे, अब इसी बच्चे को ये वाला बच्चा पकड़ ले, अब इसने ताकत, जो ताकतवर बच्चा को ताकत से खींचेगा, इसको जो कमज़ोर होगा वो थोड़ी सी कम ताकत लगाएगा। अब दोनों सिचुएशन में से इसने यहाँ से छुड़वा के जाना है, इसने और इसने, इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पे ये वाला कमज़ोर है, यहाँ पे ये वाला क्या है, ताकतवर है। तो किस जगह से छुड़वा के जाना आसान होगा? इस साइड से। ये आसान से छुड़वा लेगा, थोड़ी सी एनर्जी लगाएगा, छुड़वा लेगा, लेकिन ये भी छुड़वा ले शायद, लेकिन इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सेम काम यहाँ पे होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली आप याद रखिए दरम्यान में डॉट शॉट नहीं लगे होते, जैसे मक्खनाती से एक दूसरे खींचता है ना, सेम इस तरह मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। सही, कोई दरम्यान में डॉट शॉट या बॉन्ड शॉट वाला चक्कर है ही नहीं है इसमें, सिर्फ मॉलिक्यूल एक दूसरे खींच रहे हो, जैसे मक्खनाती एक दूसरे मक्खनाती से खींचता है, दरम्यान में कोई चीज़ नहीं होती। सेम काम होता है। अगर ताकत से खींचेगा तो उस मॉलिक्यूल को वहाँ छुड़वा के जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब मुश्किल होगा तो वेपर बनेगा कम, तो इवेपोरेशन होगी कम। जब वेपर कम बनेगी इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली कम होगी। मतलब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वीकर, वेपर बनेंगे ज़्यादा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीकर होंगी तो हमारे पास स्ट्रॉन्गर होंगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। Those liquids which have stronger intermolecular forces, they have, ये रखेंगे लो रेट ऑफ इवेपोरेशन, इनका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल को यहाँ छुड़वा के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल, दोज लिक्विड्स, ऐसे माया विच, जिनमें हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी, हैव, ये रखेंगे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, इनमें रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। बच्चे पानी और पेट्रोल की बात की जाए ना, दोनों को यहाँ पर रख दूँ एक बीकर में डाल के, एक बीकर में लेके, यानी 2 गिलास ले लो, एक में पानी डाल के रख दो और एक में पेट्रोल डाल के रख दो, और पूरी रात पड़ा रहने दो। कौन सी चीज़ सुबह को आएंगे गायब होगी? पेट्रोल। क्यों? बच्चे पेट्रोल जो होता है ना, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं कमज़ोर। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जाती है, ताकतवर मानी जाती है। पानी है मेरे पास। ये क्या है मेरे पास?
पानी और ये मेरे पास है पेट्रोल। सही है क्या? पानी उड़ता है, लेकिन जितनी जल्दी से पेट्रोल उड़ेगा उतनी जल्दी से पानी नहीं उड़ेगा। सही है। पेट्रोल को तो वैसे आप किसी जगह पर रख दो वैसे उड़ता रहता है। सही है। तो अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली होती हैं पेट्रोल में वीकर, जिसकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, और पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ताकतवर, इसलिए यहाँ पे इवेपोरेशन कम होती है। सही है। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। वाटर हैज़ कर लो, वाटर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गर। सो स्ट्रॉन्गर देन वाटर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन पेट्रोल। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर इवेपोरेशन का रेट देखा जाए, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज हायर देन, पेट्रोल में रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब बुखारात बनने का अमल तेज होगा, हायर देन द वाटर। लीजिए ये रहिए हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन। और एक बात याद रखिएगा, आपको अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इस तरीके से पूछता है, डिफाइन इवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब डेफिनेशन और ये वाली चीज़ें। सही। फैक्टर्स लाजमी देखिएगा, आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, बाद दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला खुसूसन आ चुका है, हाउ सरफेस एरिया इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हाउ सरफेस एरिया इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस एरिया किस तरह रेट ऑफ इवेपोरेशन पे असरअंदाज हो रहा होता है। सही है। तो बस ये बात याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।